नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्षित IAS अकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है पद परिचय। हमने सभी यानी पद किससे बनते हैं इन सभी का अध्ययन पहले कर लिया था। अब ये जो वाक्य है इसका पूरा गहराई से हम अध्ययन करने वाले हैं कि वाक्य के अंदर किन किन शब्दों का योग होता है और किन शब्दों के सार्थक समूह से मिलकर एक वाक्य की रचना होती है। उस वाक्य की रचना करने के बाद में उसके पदों के बारे में हमें अध्ययन करना होता है, उसको बोलते हैं पद परिचय। पद परिचय का मतलब क्या होता है? पद क्या होता है? पद का मतलब होता है शब्द। शब्द जब हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्य में रचना के समय काम में लिए जाते हैं या प्रयोग में लिए जाते हैं, यानी किसी भी शब्द को यदि हिंदी व्याकरण के अंदर किसी वाक्य की रचना के वाक्य रचना करने में हम प्रयोग में लेते हैं तो वो शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। और उसी पद के बारे में अध्ययन करना कि ये पद या फिर वह शब्द वाक्य में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, उसका कारण क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पद परिचय। यानी शब्द का परिचय कि शब्द यहाँ पर किस लिए काम में दिया गया है, यह शब्द क्या काम करेगा। ठीक है, पद का मतलब समझ गए। हिंदी व्याकरण में वे शब्द जो कि किसी सार्थक समूह का या सार्थक अर्थ को प्रकट करने वाले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पद कहते हैं। यानी प्रत्येक शब्द का अकेले का कोई मतलब नहीं होता है। हर शब्द का मतलब तभी निकलता है जब उसका प्रयोग किसमें होता है? वाक्य में किया जाता है, वो भी किसी सार्थक अर्थ के लिए किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले होता है यानी वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि से किसकी रचना होती है? वर्ण की होती है। यानी लिखित रूप में यदि वाक्य की सबसे छोटी इकाई कहे तो वो होती है वर्ण, और उच्चारण के अनुसार हो तो वो होती है ध्वनि। यानी ध्वनि से वर्ण बनते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं, और शब्दों के सार्थक समूह से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं या फिर पद बनते हैं। तो उन्हीं पदों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं कि ये पद कहाँ से कैसे लिए गए हैं, इनके बारे में एक एक करके, यानी प्रत्येक वाक्य के अंदर प्रयोग में लिए जाने वाले प्रत्येक पद के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया। ठीक है, इनका हमने एक एक करके अध्ययन कर लिया। लेकिन अब यहाँ हम उनके बारे में विश्लेषण करने वाले हैं। पहले इनके बारे में अध्ययन करके हमने वाक्य को जोड़ना सीखा। अब उस वाक्य, जुड़े हुए वाक्य के बारे में हम अध्ययन करके उसको क्या करेंगे? विश्लेषण जब उसका करेंगे तो क्या करेंगे? उसको एक एक पद को अलग कर करके हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। भी ये शब्द यहाँ पे किस कारण आया है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या वाक्य में किसकी विशेषता बतला रहा है, क्या है, तो उसी को पद परिचय कहते हैं। तो देखो अब व्याकरण के अनुसार क्या कहता है व्याकरण। वाक्य में प्रयुक्त मतलब प्रयोग में लिए गए प्रत्येक सार्थक शब्द, सार्थक का मतलब उपयोगी शब्द, ठीक है, को पद कहते हैं। यानी शब्द को ही पद कहते हैं, तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को, यानी जो शब्द वाक्य में प्रयोग में लिए जाते हैं उनको पद कहते हैं, और उन्हीं पदों के व्याकरणिक मतलब व्याकरण के अनुसार परिचय को क्या बोलते हैं? पद परिचय कहते हैं। पद व्याख्या, या इसको हम और भी नाम है इसके, इसको पद व्याख्या के नाम से भी जान सकते हैं, यानी पदों की व्याख्या करना, ठीक है, उनका एक्सप्लेन करना। या पदान्वय, पदान्वय का मतलब क्या होता है? मेल, बहुत सारे पदों का मेल करके वाक्य की रचना करना, ठीक है, कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, पद परिचय में उस शब्द के भेद, यानी जिसका हम पद, जिस पद का या जिस शब्द का हम परिचय कराने वाले हैं उस शब्द के भेद, परिचय का मतलब क्या होता है? उस शब्द के भेद, यानी वो कहाँ से लिया गया है। जैसे कोई संज्ञा शब्द है तो वो हिंदी में जब उसका हम व्याकरण रूप से उसका अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे, यानी संज्ञा पद हो गया। तो उसके संज्ञा के भेद, यानी वो कौन सा भेद है। संज्ञा तीन प्रकार की है, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक।
तो वो जो संज्ञा शब्द लिया गया है वो इन तीनों संज्ञाओं में से ही होगा। अब वो कौन सा है उसके बारे में उपभेद, यानी उसके उपभेद है, तो उपभेदों के बारे में कौन सा लिंग है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वचन हिंदी में 2 प्रकार के हैं, एक वचन है या बहुवचन है। कारक हिंदी में 8 प्रकार के हैं, तो उसके अंदर कौन से कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है। आदि के परिचय के साथ वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध, यानी जिस पद के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उसका संबंध वाक्य के अंदर दूसरे पदों के साथ क्या है, किस रूप में वो प्रयोग में लिया गया है, कर्ता के रूप में है या कारक के रूप में है या क्रिया के रूप में है या फिर अव्यय के रूप में है या वचन के रूप में है या लिंग के रूप में है, किस रूप में उसका प्रयोग हुआ है का भी उल्लेख किया जाता है, या सर्वनाम के रूप में है या विशेषण के रूप में है। ठीक है, इन रूपों में उसका प्रयोग होता है। तो उसी के बारे में क्या कहते हैं, पद परिचय कहते हैं। समझ में आ गया सभी के, आगे चले। ठीक है, तो अब देखो ये पद एक वाक्य के अंदर एक ही पद तो होता नहीं है, कई पदों से मिलकर वाक्य बना होता है। तो उसमें कई पद मैंने पहले ही बता दिया शुरू के अंदर कि वो पद किन से, यानी हिंदी वाक्य की रचना किन से मिलकर बनी होती है, तो वो होती है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, अव्यय शब्द। ठीक है, इन शब्दों के मेल से एक वाक्य की रचना होती है। तो सबसे पहले हम जो संज्ञा शब्द है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो यानी संज्ञा शब्द का पद परिचय, संज्ञा शब्द यदि आता है वाक्य में तो उसका पद परिचय किस प्रकार होगा, हम उसके बारे में किस प्रकार उसका परिचय करेंगे। तो देखो, परिचय का मतलब क्या हो गया, इंट्रोडक्शन, उसके बारे में जानना। परिचय का मतलब उस शब्द के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। तो देखो, किसी भी संज्ञा पद के पद परिचय हेतु निम्न 5 बातें बतलानी होती है। यानी यदि हमें किसी संज्ञा पद के बारे में जानकारी चाहिए या उसके बारे में जानना है कि वो क्या है, तो उसके परिचय के लिए हमें संज्ञा का प्रकार आना चाहिए। यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, उसके अंदर कितने शब्द हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है और भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है। इन तीनों संज्ञाओं के अंदर ही वो क्या होगा, शब्द होगा। तो हमें संज्ञा का प्रकार आना चाहिए, उसका लिंग पता होना चाहिए कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वचन का पता होना चाहिए कि वह जो संज्ञा शब्द है वो एक वचन है या बहुवचन है, कारक में उसमें कौन सा आया है, यदि वो कर्ता के रूप में है तो उसके साथ कारक कौन सा लगेगा, ने लगेगा, कर्ता ने। यदि वो कर्म के रूप में है संज्ञा शब्द तो उसमें क्या लगेगा, कर्ता ने कर्म को। यदि वो करण के रूप में है, कारण के रूप में है, माध्यम के रूप में है या साधन के रूप में है तो उसमें कौन सा लगेगा, करण कारक का क्या होता है, से। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ये कारक या विभक्ति चिन्ह या परसर्ग या तिर्यक हमें वहां पे क्या मिलेंगी। ठीक है ना, कारक के रूप में। कारक क्या होते हैं, इनके विभक्ति चिन्ह होते हैं जो कर्ता कर्म क्रिया और करण के साथ क्या करते हैं, लगते हैं संबंधों को जोड़ने के लिए, यानी वाक्य के परस्पर पदों को आपस में जोड़ने के लिए, एक दूसरे के साथ संबंधित करने के लिए, वाक्य को मिलाए रखने के लिए कारकों का प्रयोग किया जाता है। तो उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध, यानी उस वाक्य के अंदर क्रिया किसके आधार पर है, कर्ता के आधार पर है तो वो कर्ता पर आधारित वाक्य होगा, कर्म के आधार पर है तो उसमें कर्म प्रधान होगा। यानी जो क्रिया होती है वो कर्ता या कर्म या भाव 3 के आधार पर होती है, जिसका हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। ठीक है, तो उसी के आधार पर, यानी क्रिया किसके आधार पर प्रयोग में ली गई है या क्रिया का प्रकार कैसा है, क्रिया का संबंध किसके साथ जोड़ा गया है, तो इन सभी बातों का हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार जाना जाता है। यानी संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध हमें कौन बतलाता है, कारक बताता है कि क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार किया गया है। देखो आगे, जैसे यदि संज्ञा शब्द कर्ता कारक है, कर्ता कारक है तो लिखेंगे अमुक क्रिया का कर्ता या करने वाला। कर्ता कौन होता है, करने वाला। यानी वाक्य के अंदर कर्ता होगा तो वो क्या होगा, करने वाला। किसको करने वाला, क्रिया को करने वाला। ठीक है, तथा कर्म कारक है तो उल्लेख करेंगे कि अमुक क्रिया का कर्म। ठीक है, यानी ये इस क्रिया का कर्म है,
यदि कर्म प्रधान वाक्य हुआ तो उसमें क्या होगा, कर्म के अनुसार क्रिया होगी, ना कि कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार क्यों नहीं होगी, क्योंकि कर्ता को वहां पे साइलेंट कर दिया जाएगा या कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह प्रयोग में लिया जाएगा, इस कारण वो वाक्य क्या हो जाएगा, कर्म प्रधान हो जाएगा। इसी प्रकार कारक के अनुसार उसका क्रिया के साथ संबंध बतलाया जाएगा, यानी ये कारक ही डिसाइड करते हैं कि क्रिया जो है कर्म के आधार पर होगी या कर्ता के आधार पर होगी या फिर भाव के आधार पर होगी। ठीक है, समझ में आ गया, आगे चले। तो अब संज्ञा शब्द का पद परिचय करने में हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब इसका एक एग्जाम्पल के अनुसार हम अध्ययन करते हैं। देखो, राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें उक्त वाक्य में राम तथा पुस्तक दोनों शब्द क्या है, राम और पुस्तक क्या है, संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द है तो राम एक क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता है। ठीक है, पढ़ता है ये क्रिया किसके अनुसार है, राम के अनुसार है। पुस्तक क्या है, कर्म है, संज्ञा भी है, और ये पुस्तक संज्ञा कौन सी है, ये जातिवाचक है, और राम क्या है, व्यक्तिवाचक है, यानी एक व्यक्ति का नाम है, और पुस्तक पूरी जाति जितनी भी पुस्तकें उन सब का बोध करवा रही है। पढ़ता है एक क्रिया है। ठीक है, तो देखो उक्त वाक्य में राम तथा पुस्तक शब्द संज्ञाएं हैं। इन दोनों के बारे में हम यदि अध्ययन करेंगे, दोनों संज्ञाओं के बारे में, तो यहाँ इनका पद परिचय उक्त पांचों बातों के अनुसार निम्नानुसार होगा। देखो, राम, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, यानी इस वाक्य का कर्ता कौन है, राम है। पढ़ता है क्रिया का कर्ता है, यानी ये क्रिया कौन कर रहा है, राम कर रहा है। इसमें क्रिया राम के अनुसार हुई है। ठीक है, अब देखो पुस्तक, पुस्तक भी संज्ञा शब्द है, संज्ञा पद है। तो पुस्तक आ गई। पुस्तक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक एक स्त्रीलिंग है, लिंग इसका स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। ये किस रूप में प्रयोग में ली गई है वाक्य में, कर्म के रूप में। और पढ़ता है क्रिया का क्या है, कर्म है। किसको पढ़ता है, राम, कर्म को। कर्म क्या है, पुस्तक है। पढ़ता है क्रिया के साथ इसका संबंध क्या होगा, ये कर्म के रूप में पढ़ी जा रही है, ना कि कर्ता के रूप में। ठीक है, समझ में आ गया। संज्ञा का पद परिचय कंप्लीट हो गया। अब देखो हम आगे करने वाले हैं सर्वनाम शब्द का पद परिचय। यदि सर्वनाम शब्द का वाक्य में प्रयोग किया हुआ मिले और हमें उसका पद परिचय करना हो, उसके बारे में जानना हो, तो देखो किस प्रकार करेंगे। तो किसी सर्वनाम के पद परिचय में भी उन्हीं बातों का उल्लेख करना होगा जिनका संज्ञा शब्द के पद परिचय में किया था। अर्थात सर्वनाम शब्द का प्रकार, यानी कौन सा सर्वनाम प्रयोग में लिया गया। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है इसमें कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आगे देखो, इसके अंदर लिंग कौन सा है, यानी कौन से सर्वनाम में कौन से लिंग का प्रयोग किया गया है, वचन कौन सा है, कारक कौन सा है, क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। ठीक है, उसके बाद में ये देखो उदाहरण से देखते हैं। कोई भी चीज़ को जब उदाहरण के रूप में प्रयोग में लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। तो उदाहरण में देखो, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। यहाँ पे मैं क्या है, सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्वनाम है, पुस्तक यहाँ पे क्या है, कर्म है, और पढ़ता हूँ ये क्या है, क्रिया है। तो इस वाक्य में मैं, ये जो मैं है शब्द है वो सर्वनाम है, अतः इसका पद परिचय किस प्रकार होगा, मैं कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, मैं है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, और उत्तम पुरुष है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। तो उसके अंदर ये कौन सा है, उत्तम पुरुष के अंदर आता है, और ये पुल्लिंग है। मैं एक वचन है, पढ़ता हूँ क्रिया का क्या है, कर्ता है। क्रिया के साथ इसका संबंध क्या है, कर्ता के रूप में ये प्रयोग में लिया गया है। और देखो दूसरा एक उदाहरण और है, यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। यानी इस वाक्य में भी सर्वनाम के कितना प्रयोग किया है, यह उसकी वही जिसे कोई, ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। यहाँ पे कर्ता के रूप में किनको प्रयोग में लिया गया है, संज्ञा के रूप में। संज्ञा के स्थान पर यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग किया गया। तो हम यहाँ पे किसका पद परिचय कर रहे हैं, सर्वनाम का कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके उनका पद परिचय हमें करना है। तो सर्वनाम शब्द यहाँ पे यह है उसकी जिसे कोई है चुरा कर ले गया था। तो इसके अंदर कौन सा सर्वनाम है, कौन सा इसमें लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा कारक है। तो देखो इस वाक्य में यह है
उसकी, जिसे और कोई पद सर्वनाम है। ठीक है, इनका भी पद परिचय इस प्रकार होगा। देखो यह, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यह क्या एक सर्वनाम है। तो यह कौन सा सर्वनाम है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, निश्चयवाचक, क्योंकि इसके बारे में हम जानते हैं। अन्य पुरुष है, ठीक है, पुरुष कौन सा हो गया, अन्य हो गया। मैं कौन सा था, उत्तम था, ये अन्य पुरुष है। और ये स्त्रीलिंग है। यह किसके लिए प्रयोग में लिया गया, कार के लिए लिया गया। तो कार क्या है, स्त्रीलिंग है। एक वचन है, संबंध कारक, यानी इसका संबंध बताया गया है कि यह कार, मतलब यह किसी की है। इसने क्या बोला है, यह उसकी, यानी की का प्रयोग किया गया है। वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। अब देखो, कार संज्ञा शब्द से संबंध है, यानी यह शब्द का किससे संबंध है, कार संज्ञा शब्द से इसका संबंध है। समझ में आ गया यह का। अब यह के बाद में है जिसे। जिसे क्या है, जिसे शब्द हम संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग में लेते हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जिसे मतलब कार के लिए है, जिसे ले गया मतलब कार को ले गया। स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और ये क्या है, कर्म कारक है, यानी जो कर्ता इसको लेके गया है वो कर्म करके इसको लेके गया। ठीक है, कर्म कारक के रूप में प्रयोग हुआ है। और चुरा कर ले गया, ये क्या है, क्रिया का कर्म है। मतलब यहाँ पे किसी कर्ता ने इसको क्या किया, चुरा कर ले गया, मतलब ये क्रिया कर्म है ये, यानी कार को चुरा कर लेके गया है वो। ठीक है, तो यहाँ पे चुरा कर ले जाना क्रिया का संबंध क्या है, वो कर्म के अनुसार उसका संबंध है। अब देखो कोई है, कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अन्य पुरुष है। ठीक है, ये पुरुष कौन सा है, अन्य है, पुल्लिंग है, कोई ले गया। ठीक है, एक वचन है, और ये क्या है, कर्ता कारक है, यानी ये उस वाक्य का क्या है, कर्ता है, सारी क्रिया इसी ने की है। ठीक है, चुरा कर ले गया, चुरा कर मतलब कोई चोर लेके गया, तो इसका मतलब कर्ता क्या हो गया, चोर हो गया। चुरा कर ले गया क्रिया का क्या है, कर्ता है। ये कोई, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, और चुरा कर ले गया क्रिया का क्या है, कर्ता है। ठीक है, समझ में आ गया। सर्वनाम यदि पद परिचय हमें करना है सर्वनाम का, तो हम इस प्रकार करेंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे। आगे चले, आगे देखो। अब है विशेषण शब्द का पद परिचय। यदि हम वाक्य के अंदर विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है और उनके बारे में हमें उसका पद परिचय करवाना है, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो देखो, किसी विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु निम्न बातों का उल्लेख करना होता है। विशेषण का प्रकार, विशेषण का जितने भी विशेषण के प्रकार है, विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो हमें विशेषण के कितने प्रकार हैं उनके बारे में ज्ञात होना चाहिए, मतलब ज्ञान होना चाहिए कि इसमें कौन से विशेषण का प्रयोग किया गया है, उसकी अवस्था क्या है, अवस्था के बारे में हमें ध्यान होना चाहिए, लिंग का पता होना चाहिए, वचन हमें पता ही है, लिंग वचन और विशेष्य व उसके साथ संबंध, यानी कि विशेष्य क्या होता है, कर्ता होता है, उसके बारे में, जिसके बारे में विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष्य हो गया। और जो शब्द उसके लिए प्रयोग में लिया जाता है उसे विशेषण कहते हैं, यानी कर्ता के बारे में हमें अध्ययन, उसका संबंध पता होना चाहिए। तो देखो इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। वीर, वीर शब्द यहाँ पे राम के लिए प्रयोग हुआ है, तो राम की क्या विशेषता बता रहा है, वीर, यानी इसमें वीरता की भावना है, विशेषता है ये। ने सब राक्षसों, इसमें दो शब्द विशेषण है। सब मतलब राक्षस क्या है, सब है, सभी का वध कर दिया। तो उक्त वाक्य में वीर तथा शब्द, सब शब्द विशेषण है, इनका पद परिचय निम्न होगा। देखो वीर, वीर कौन सा विशेषण है, वीर एक गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है, इसमें गुण बताया कि राम के अंदर कौन सा गुण है, वीरता का गुण है। कौन सा गुण है, वीर, वीरता का गुण है। जो गुणवाचक विशेषण है, मूलावस्था है, वीर क्या है, मूल अवस्था है इसकी, पुल्लिंग है, यानी राम क्या पुल्लिंग है, तो वीर भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। एक वचन है, राम एक वचन है, तो वीर भी एक वचन है। राम विशेष्य, राम क्या हो गया, मैंने कहा था ना, कर्ता के बारे में, जिसके बारे में विशेषता बतलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य के गुण का बोध कराता है। यहाँ पे वीर किसका बोध करवा रहा है, राम के गुण का बोध करवा रहा है, क्योंकि ये गुणवाचक विशेषण है, मूल अवस्था है, पुल्लिंग एक वचन है, और राम है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो सब, तो सब क्या है, सब में सब या सभी, ये क्या है, ये एक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, ये संख्या का बोध करवा रहा है।
देखो सब राक्षसों मतलब बहुत सारे राक्षस हैं, एक नहीं है अनेक हैं, उनका वध कर दिया है। तो यहाँ पे ये संख्या सूचक शब्द के लिए सब प्रयोग में लिया गया है। मूलावस्था है, पुल्लिंग है, सब क्या है पुल्लिंग है, सभी होता तो ये स्त्रीलिंग हो जाता। बहुवचन है, सब मतलब एक नहीं अनेक है, तो ये बहुवचन हो गया। राक्षसों यानी विशेष्यक, इसमें किसकी विशेषता बताई गई है, इसमें विशेषता राक्षसों की बताई गई है। तो यहाँ पे विशेष्य क्या हो गया, राक्षस हो गया, की संख्या का बोध करवा रहा है, किसकी, यानी राक्षसों की संख्या का बोध कौन करवा रहा है, सब करवा रहा है। और ये संख्यावाचक सब विशेषण है, और ये बहुवचन है, और ये पुल्लिंग है। ठीक है, ये हमारा विशेषण से संबंधित पद परिचय कंप्लीट हो गया। इसके बाद में देखो क्रिया शब्द आ जाए यदि, तो क्रिया शब्द का पद परिचय हम किस प्रकार करेंगे। क्रिया के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सहकर्मक। देखो इस प्रकार इसमें और क्या क्या हमें ध्यान रखना बातें। तो क्रिया शब्द का पद परिचय में क्रिया का प्रकार, यानी क्रिया कितने प्रकार की होती है। लिंग मतलब क्रिया के अंदर लिंग किसके अनुसार प्रयोग में लिया गया, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। भाव के अनुसार प्रयोग में लेंगे तो एक वचन अन्य पुरुष, और सदैव एक वचन में ही होगा, अन्य पुरुष में होगा, और क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। और यदि कर्म के अनुसार होगी तो सहकर्मक क्रिया होगी, और जो कर्म होगा पुल्लिंग होगा स्त्रीलिंग होगा उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। यदि कर्ता के अनुसार वाक्य बना हुआ है तो कर्ता के अनुसार पुल्लिंग स्त्रीलिंग वचन एक वचन है या बहुवचन है, और जो क्रिया है उसका प्रयोग हम करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार देखो ये इसने बता ही दिया है, लिंग वचन वाच्य, वाच्य कर्तवाच्य भाववाच्य और कर्मवाच्य है। काल यानी कौन से काल की क्रिया है, क्रिया पर काल का भी प्रभाव पड़ता है, भूतकाल है, वर्तमान काल है या भविष्य काल है। ठीक है, क्रिया कौन से काल में हुई है, तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाया जाता है। क्रिया क्या है, अन्य जो वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द है उनका भी संबंध स्थापित करती है, वो क्रिया का काम है। तो राम ने रावण को बाण से मारा, देखो यहाँ पे राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें कारक का भी प्रयोग किया गया है, कर्म भी है, कर्ता भी है, और कारण भी है, और मारा यहाँ पे क्रिया है। और हमें किसका पद परिचय करना है, हमने संज्ञा का कर लिया, ये संज्ञा शब्द है, और सर्वनाम का भी कर लिया, विशेषण का भी कर लिया। अब हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, हम क्रिया शब्द का अध्ययन कर रहे हैं। तो क्रिया अंत में आती है, वाक्य के कहाँ आती है, अंत में आती है। कर्ता जो संज्ञा शब्द है वो शुरू में आता है, और जो कर्म होता है वो बीच में आता है। तो हमने इनका अध्ययन कर लिया है संज्ञा शब्दों का। तो अब देखो हम क्रिया का अध्ययन करें हैं, तो यहाँ पे मारा है, तो उक्त वाक्य में मारा पद क्रिया है, इसका पद परिचय किस प्रकार होगा। मारा एक क्या है, सहकर्मक है, क्योंकि इसमें कर्म क्या है, रावण है। कर्ता ने यानी राम ने कर्म को यानी रावण को, इसके आगे कारक चिन्ह लगा हुआ है, कारक चिन्ह से पता चलता है कि इसमें कौन से कारक का प्रयोग किया गया है। तो ये सहकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें रावण है। ठीक है, सजीव कर्ता जो होता है, सजीव जो कर्म होता है उसी के साथ इस कर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और निर्जीव होता है तो उसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे रावण क्या है, सजीव है, इसीलिए यहाँ पे को शब्द को लगाया गया है। यदि कोई निर्जीव होता तो को का प्रयोग नहीं होता। ये बात हमें सबसे पहले ध्यान में रखनी है नियमों को। तो पुल्लिंग है, मारा क्या है, पुल्लिंग है, बाण से मारा पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक है, कर्तवाच्य है, यानी कर्ता के अनुसार बना है ये वाक्य। भूतकाल में यानी मार दिया, पहले भूतकाल में हुई है ये क्रिया। मारा क्रिया का क्या है, कर्ता है। किसने मारा, मारा किसने, राम ने मारा। तो राम क्या है, यहाँ पे कर्ता है वाक्य का, और कर्ता के अनुसार ही इस वाक्य की रचना की गई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सहकर्मक क्रिया पुल्लिंग एक वचन, कर्तवाच्य भूतकाल, और मारा क्रिया का कर्ता हो गया। समझ में आ गया वाक्य। चलो आगे चलते हैं। अब देखो राम और कर्म क्या है, रावण है इसमें, तथा कर्ण क्या है, किससे मारा, कौन से साधन से मारा। कर्ण क्या होता है, साधन, यानी से या के द्वारा किससे मारा है, तो इसने बाण से मारा है, तो बाण के आगे से लगा हुआ है। तो ये हमारा वाक्य इसमें पद परिचय क्रिया का कंप्लीट हो गया। इसके बाद में देखो आगे है अव्यय शब्द का पद परिचय, यानी वाक्य की रचना करते समय कई हमें अव्यय शब्दों का भी प्रयोग में लेना होता है या प्रयोग करना होता है। तो वे अव्यय शब्द के बारे में यदि हमें पद परिचय करना हो तो किस प्रकार करेंगे। देखो, तो अव्यय या अविकारी शब्द का रूप लिंग वचन कारक आदि से प्रभावित नहीं होता है, यानी अविकारी शब्दों पर रूप लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, एक वचन हो या बहुवचन हो,
आठों कारकों में से हिंदी के अंदर कितने कारक है? 8 कारक है। कर्ता ने क्रम को करण से आगे जितने भी है संबोधन तक, उनके अंदर कोई भी कारक का प्रयोग किया गया हो तो अव्यय शब्दों पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वे हमेशा सेम टू सेम ही रहते हैं, सभी के साथ एक जैसे ही रहते हैं, ठीक है ना, उनमें परिवर्तन नहीं होता। तो नहीं होता है, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, यानी अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, कौन से प्रकार का प्रयोग किया गया है। अव्यय एक तो होता नहीं है, अनेक होते हैं, इनके कई प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे हम वाक्य की रचना में कौन से प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमें पता होना चाहिए, उसकी विशेषता या संबंध ही बतलाया जाता है, ज्यादा कुछ नहीं बतलाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में है क्रिया विशेषण का पद परिचय। यदि क्रिया विशेषण का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो उसका पद परिचय हम किस प्रकार कराएंगे, तो ये देखो, लड़के ऊपर खड़े हैं, लड़के ऊपर खड़े हैं, लड़के क्या है, कर्ता है, ऊपर क्या है, ऊपर खड़े हैं, मतलब क्रिया की भी यहाँ पे विशेषता बता रहा है कि खड़े हैं कहाँ पर, ऊपर खड़े हैं। देखो ऊपर शब्द क्रिया विशेषण है, अतः पद परिचय होगा ऊपर। ऊपर क्या बता रहा है, स्थान, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ये कौन सा है, ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। खड़े हैं क्रिया के स्थान का बोध कराता है, खड़े हैं किसका बोध करा रहा है, यानी कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर क्रिया हो रही है, यानी लड़के ऊपर खड़े हैं तो क्रिया ऊपर है, ठीक है ना, ऊपर स्थान हो गया, स्थान का बोध कराने वाली क्रिया खड़े हैं होगी। इसके बाद में है संबंध बोधक, जो अव्यय का पद परिचय है उसका करना है। तो संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय किस प्रकार करेंगे, यानी संबंध बोधक का मतलब क्या हो गया, संबंध बताना, वाक्य के अंदर शब्दों को जोड़ना, ठीक है, वाक्य के शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताना, आपस में जोड़ के बताना, वाक्य का पूरा मेल करवाना। तो देखो, भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए, तो यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, देखो वाक्य में, प्रस्तुत वाक्य में के बाद संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, के बाद, यानी भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए, तो भोजन विश्राम करना चाहिए, ये तो वाक्य बनता नहीं है। तो भोजन के बाद जब हमने अव्यय शब्दों का प्रयोग कर दिया तो यहाँ पे ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है और हमें क्या देता है, एक सार्थक अर्थ देता है, पूर्ण अर्थ को प्रकट करता है यहाँ पे। तो ये के बाद संबंध भोजन और विश्राम का संबंध बता रहा है, यानी भोजन हो गया तो अभी विश्राम करना है, ठीक है, तो ये संबंधित हो गया। तो संबंध बोधक अव्यय, अतः इसका पद परिचय क्या होगा, देखो के बाद कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय है, का के की, ये संबंध बोधक ही है, जो भोजन संज्ञा का संबंध विश्राम के साथ जोड़ता है, किसके साथ जोड़ता है, भोजन का संबंध विश्राम के साथ जोड़ता है, संबंध बता दिया ना, सीधा सा बात है, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है किसी भी प्रकार का। आगे देखो, आगे भी और कई अव्यय शब्द है। तो देखो, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक का अव्यय शब्द कौन से होते हैं, समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना, संबंध का मतलब तो एक दूसरे के साथ संबंध बताना, रिश्ता बताना, क्या रिश्ता है हमारा किसी के साथ। लेकिन समुच्चय बोधक का मतलब होता है किसी दो पदों या दो शब्दों को, जब शब्द अकेले होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो वो शब्द कहलाते हैं। जब शब्दों को किसी वाक्य में हम प्रयोग में लेते हैं या वाक्य के अंदर बांधते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पद कहलाते हैं। तो दो पदों या दो शब्दों को वाक्य में प्रयोग शब्दों का करेंगे तो क्या बन गए, पद बन गए। तो दो पदों को जोड़ने वाले, किसी दो स्वतंत्र पदों को जोड़ने वाले जो अव्यय शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो इसको, इनका पद परिचय करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, तृप्ति और गुंजन जा रही है, तृप्ति और गुंजन क्या कर रही है, जा रही है। यहाँ पे तृप्ति एक पद है और गुंजन भी एक पद है, इन दोनों को जोड़ा है, यानी दो पदों को जोड़ने का काम किसने किया है, और ने किया है। तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या हो गया, ये और क्या हो गया, हमारा समुच्चय बोधक अव्यय हो गया, ठीक है। जा रही है ये क्रिया हो गई। तो प्रस्तुत वाक्य में और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, इसका पद परिचय होगा, किस प्रकार होगा, देखो, और समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है, और कौन सा है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक तो नहीं है, ना ही संबंध बोधक है, ना ही क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, ये समुच्चय बोधक है, तो हम इसको समुच्चय बोधक में रख देंगे, ठीक है। ये संयोजक का काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, यहाँ पे क्रिया क्या कर रहा है, जोड़ने की क्रिया कर रही है, यानी तृप्ति और गुंजन को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तृप्ति तथा गुंजन दो संज्ञा शब्दों को जोड़ता है, तो ये बन गया, इसका पद परिचय हो गया। अब हमारा आगे है 8 नंबर जो अव्यय है वो है विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय। विस्मयादि बोधक अव्यय कौन से होते हैं, जिसमें व्यक्ति के मनोभावों को प्रकट किया जाता है,
यानी मन के अंदर उसकी कौन सी दशा है, उनको व्यक्त करने के लिए वो जिन शब्दों का प्रयोग करता है उनको विस्मयादिबोधक काव्य कहते हैं। तो वे कौन से होते हैं देखो, अरे अचानक जब कोई घटना घटती है, अरे यह क्या हो गया, तो ये अरे शब्द किसका प्रतीक है, ये विस्मयादिबोधक काव्य का प्रतीक है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, अरे का प्रयोग हुआ है। तो अरे का यदि हम पद परिचय करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, तो देखो इसमें विस्मयादिबोधक काव्य का प्रयोग किया गया है जो विस्मय के भाव का बोध कराता है, यानी मन के अंदर भाव कैसे हैं उनका बोध कराता है कि अरे क्या हो गया, मतलब उसके अंदर अचानक जानने की इच्छा हुई है कि अरे ये क्या हो गया। ठीक है, ये मन के भावों को प्रकट किया किसी ने। तो ये हमारा पद परिचय से संबंधित हमारी क्लास जो है वो कंप्लीट होगी। थैंक यू, धन्यवाद।